नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको उस क्रिकेट मैच के बारे में बताएंगे। जी हां, वो क्रिकेट मैच जिसे लेकर देश में दो धड़े बन चुके हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच का पूरी तरह से बहिष्कार किया और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने मैच तो देखा लेकिन इस बात पर खुश हैं कि टीम इंडिया ने पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाया। आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को अलग थलग करने के बजाय लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए जब पूरा मैच खेल ही लिया तो अब हाथ न मिलाने की बात पर इतनी वाहवाही क्यों बटोरी जा रही है। इसके बाद आपको वक्फ कानून के प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बारे में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अंतिम सुनवाई होने तक इस कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक जारी रहेगी। इनमें कुछ वो प्रावधान भी शामिल है जिस पर सरकार और विपक्ष के बीच सबसे ज्यादा टकराव हुआ था। इसके बाद आपको दिल्ली में BMW कार से हुए एक्सीडेंट के बारे में बताएंगे जिसमें वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी की मौत हो गई। आरोप है, वीडियो दिखाएंगे हम आपको, आरोप है कि घायल अधिकारी को तत्काल नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी, लेकिन उन्हें करीब 1 घंटे तक सड़क पर घुमाया गया और 17 से 18 किलोमीटर दूर एक छोटे से अस्पताल में ले जाया गया। और मेरी AI वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर? आज मैं बहादुरी, जिम्मेदारी, मानवीयता और संवेदनाओं से भरपूर एक वीडियो दिखाऊंगी। ये वीडियो असम में आए भूकंप का है। जब भूकंप में जान बचाने के लिए सभी को खुले में भाग जाना चाहिए था, तब एक अस्पताल की 2 नर्स नवजात बच्चों को बचाने के लिए अपने वार्ड में डटी रही। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का रोना धोना शुरू हो गया है और अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से भारत के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है और ये भी कह रहा है कि अगर ICC ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो पाकिस्तान की टीम भारत के साथ अपने अगले मैच का बहिष्कार करेगी। सोचिए, ये तो वही हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 14 सितंबर को हुए एशिया कप के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यह कहा था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत को अपनी सेना के जवानों को समर्पित करते हैं और भारत का एक खिलाड़ी पहलगांव के पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। लेकिन ये बात पाकिस्तान को इतनी बुरी लगी कि अब वो नए नए आरोप लगा रहा है और ये भी कह रहा है कि इस मैच के रेफरी ने खेल भावना का मजाक बनाया है। इस मैच रेफरी का नाम है एंडी पॉयकॉफ्ट और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि जब इस मैच से पहले टॉस हुआ था तब मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के कप्तानों से यह कहा था कि वो टॉस के दौरान एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं और इसके पीछे वजह यह थी कि भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ मिलाने से पहले ही इनकार कर दिया था। लेकिन अब पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने ICC से शिकायत की है और वो मैच रेफरी और भारतीय टीम के खिलाफ कार्रवाई करे और इन्हें खेल भावना का अपमान करने के लिए दोषी माना जाए, ऐसी गुजारिश लगा रहा है। और अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो पाकिस्तान भारत के साथ अपना अगला मैच नहीं खेलेगा, यानी वो बॉयकॉट करने आएंगे। चलिए, बड़ी स्क्रीन पर आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ जिससे आप भी समझे कि आज इस मुद्दे पर पूरे देश को एकजुट होने की जरूरत क्या है। टॉस के दौरान जब हाथ नहीं मिलाया तब की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, अगर आप बड़ी तस्वीर को समझेंगे, जिस वक्त टॉस हुआ उस दौरान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा के साथ हाथ नहीं मिलाया था। पोस्ट मैच सेरेमनी में भी पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा नहीं आए क्योंकि इससे पहले ही उनकी काफी बेइज्जती हो चुकी थी। अब पाकिस्तान चाहता है कि भारतीय टीम के इस व्यवहार के लिए ICC की तरफ से कार्रवाई की जाए, लेकिन यहां आपको यह देखना होगा कि आखिर इस मामले में नियम क्या कहता है। ICC के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा है कि खिलाड़ियों को मैच खत्म होने पर अंपायर्स और विपक्षी टीम का धन्यवाद करना चाहिए, चाहे मैच का नतीजा कुछ भी हो। मैं शब्दशः इसमें लिखी हुई बात आपको पढ़कर सुना देती हूं। पूरी लगन और निष्पक्षता से खेले, ये जो प्रियम्बल है स्पिरिट ऑफ द गेम में, अंपायर के फैसले का सम्मान करें। जो भी रेफरी अंपायर फैसला सुनाते हैं अपने व्यवहार से सकारात्मक माहौल बनाए, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें और हाथ मिले। अब ICC की आचार संहिता की एक धारा कहती है कि अगर कोई खिलाड़ी ऐसा बर्ताव करता है जो खेल भावना के खिलाफ है
तो उसे लेवल 1 ऑफेंस माना जाएगा। ऐसे मामलों में दोषी साबित होने पर जुर्माना लग सकता है और सिर्फ चेतावनी भी दी जा सकती है। तो खेल भावना के खिलाफ मानकर लेवल 1 ऑफेंस उसे माना जाएगा और उसे चेतावनी दी जा सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हाथ मिलाने को कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं माना गया है और इसीलिए इस मामले में भी पाकिस्तान चाहे जितना रोना धोना कर ले, वो भारत के खिलाड़ियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हाथ लेने को लेकर उसने बवाल इसलिए खड़ा कर दिया है कि हारे भी तो ऐसे बेइज्जत होकर गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब भी एक बड़ा सवाल यही है कि क्या हमें वाकई में ये मैच खेलने की जरूरत थी और क्या हाथ ना मिलाने से वो गुस्सा आक्रोश थम सकता है जो इस मैच की वजह से पैदा हुआ। आज बड़ा सवाल यह है कि जब भारत पाकिस्तान को पानी देने के लिए तैयार नहीं और हम ये कह रहे हैं कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, जब दोनों देशों के बीच व्यापार बंद है, एयर स्पेस बंद है, भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर प्रतिबंध है, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और कलाकारों के अकाउंट्स बैन है, उसके टीवी चैनलों टीवी सीरियल पर रोक है, तो ऐसे वक्त में क्रिकेट खेलने का क्या मतलब है। ये बात सुनने में अच्छी लगती है कि हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, हमने उनको धो डाला। ये भी सच है कि हमने कल उसी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला जिसने पहलगाम में आतंकी भेजकर 26 लोगों की जान ले ली थी और हम उन्हें दोषी मानते हैं, इसीलिए हमने उन पर हमला किया था, पाकिस्तान में घुस कर मारा था, आतंकी ठिकानों पर मारा था और जब वो जवाबी हमला करने लगे तब हम उनके सैन्य ठिकानों तक पहुंच गए और इनमें से 25 लोगों को जिन्हें मारा गया था, 26 लोगों को, उनमें से 25 लोगों को उनका धर्म पूछने के बाद उनकी हत्या की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इस मैच के खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने कई जगहों पर खुलकर बहिष्कार किया। ऐसा शायद पहली बार हुआ जब देश में लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि कल भारत पाकिस्तान के मैच में क्या हुआ और कैसे भारत इस मैच को जीत गया, धो डाला। ये बात नहीं हो रही है। ज्यादातर लोग ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने कल का मैच नहीं देखा, मैंने मैच नहीं देखा। अनेकों लोगों ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला। सोशल मीडिया पर कई लोग गर्व के साथ बता रहे हैं कि वो उन लोगों में से एक है जिन्होंने इस मैच का बहिष्कार किया और पहली बार ऐसा हुआ जब इसकी व्यूअरशिप और मैच के टिकट्स बेचना मुश्किल था। ये मैच दुबई में खेला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मैच की जो शुरुआती जानकारी थी उसमें बताया गया कि आधी टिकट्स की ही बिक्री हुई है, लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ी टिकट्स की बिक्री तो बनी, लेकिन स्थिति यह है कि इस मैच की जिस टिकट की कीमत सबसे कम 12,000 रुपये थी उसे एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 8,000 रुपया कर दिया। मतलब उन्हें टिकटों की कीमत घटानी पड़ी ताकि लोग उसे खरीदें। लेकिन फिर भी इस मैच को देखने ज़्यादा लोग नहीं आए। मैच में खाली सीटें लगातार दिख रही थी, जैसा कि आप इस वक्त भी देख रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, ये इंडिया पाकिस्तान मैच था। यहाँ एक सवाल ये भी है कि आप बीसीसीआई का क्या कीजिएगा। लोगों ने तो बहिष्कार किया, लेकिन बीसीसीआई ने क्या किया। बीसीसीआई को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि एशिया कप जैसे टूर्नामेंट्स इसीलिए कराए जाते हैं ताकि डेवलपमेंट, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए छोटे देशों के क्रिकेट बोर्ड्स को फायदा दिलाया जा सके। एशियन कप है ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसमें ये एशिया कप होता है। जैसे आज भी एशिया कप से जितनी भी कमाई होती है उसमें भारत का बीसीसीआई अपनी हिस्सेदारी नहीं रखता, बल्कि हम ये पैसा किसको देते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे बाकी देशों के क्रिकेट बोर्ड में बांट देते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि बीसीसीआई यहाँ छोटे देशों के क्रिकेट बोर्ड को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इस एशिया कप से पैसे कमाने का पूरा मौका देता है और इनमें भी पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को एक बड़ा हिस्सा मिलता है। साल 2023 के एशिया कप से पाकिस्तान ने लगभग 300 करोड़ रुपए कमाए थे और ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये पाकिस्तान के मीडिया का अनुमान है। और इसीलिए आज आप खुद सोचिए कि अगर बीसीसीआई इस बार एशिया कप का बहिष्कार कर देता तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की कितनी बुरी हालत होती। इस वक्त पीसीबी की हालत यह है कि इसी साल मई 2025 में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी और इस दौरान पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के पास इतनी भी, मतलब उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो इस सीरीज के लिए डीआरएस की सुविधा का इंतजाम कर सके और इस पर पैसे खर्च कर सके। इसके अलावा इसी साल दुबई में जब भारत पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हुआ था, तब भी पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने वीवीआईपी बॉक्स की टिकट्स को इसलिए बेच दिया था ताकि वो कुछ पैसा कमा पाए। और उससे आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड कितनी कंगाली में इस वक्त जी रहा है। और अगर हम एशिया कप खेलने से इनकार कर देते तो उसे भारी नुकसान होता। ऐसी स्थिति भी हो सकती थी कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के पास मदद मांगने के लिए जाता,
लेकिन बीसीसीआई ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा और अब यह बताया जा रहा है कि हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, बस इस बात का प्रचार हो रहा है, इस बात पर वाहवाही हो रही है। ये सवाल इसलिए भी ज्यादा परेशान करते हैं क्योंकि हमारा देश एक तरफ वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी संस्थाओं के पास जाकर ये कहता है कि वो पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज क्यों दे रहा है, लोन ना दे, वरना पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा। लेकिन यहां तो आप एक क्रिकेट मैच, एक एशिया कप में पाकिस्तान को पैसे कमाने के लिए खुद पिच सजा कर दे रहे हैं और ये भी नहीं सोच रहे हैं कि इस देश के करोड़ों लोगों पर क्या बीतेगी जब वो भारत के खिलाड़ियों को पाकिस्तान के साथ मैच खेलते हुए देखेंगे, या उन फौजियों के परिवार वालों पर, फौजियों पर क्या बीतेगी जो सरहद पर पाकिस्तान से जूझते हैं, या उन पीड़ितों के परिवार वालों पर क्या बीतेगी जिन्होंने अपनी जिंदगी खोई। आज सवाल यही है कि क्या ये देशभक्ति सिर्फ आम लोगों के लिए होती है, बीसीसीआई जैसी संस्थाओं की इसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं, और अगर सच में बीसीसीआई की कोई जिम्मेदारी नहीं है तो इस देश के 145 करोड़ लोगों को जवाब कौन देगा? उन लोगों को जवाब कौन देगा जिन्होंने पहलगाम के पीड़ित परिवारों के लिए इस मैच को नहीं देखा? जब इस देश का आम आदमी इतनी हिम्मत दिखा सकता है तो इस दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ऐसा क्यों नहीं कर सकता? और इस बात का जवाब कौन देगा कि जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो बंदूक और बल्ला क्यों एक साथ चलेगा? इस मुद्दे पर जब भी बहस होती है तो कहा जाता है कि खेल को खेल की तरह देखिए, लेकिन हम भी कहते हैं कि शहादत को शहादत की तरह समझिए। और याद रखिए कि इस देश के लोग अगर इस मैच का बहिष्कार कर सकते हैं तो वो ये भी समझते हैं कि ये मैच हुआ क्यों है और इसे रोका क्यों नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि अगर भारत एशिया कप का बहिष्कार कर देता तो ये दुनिया की पहली ऐसी अनोखी घटना हो जाती। दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम को उसके देश की रंगभेद की नीति के कारण आईसीसी से 21 सालों के लिए बैन कर दिया गया था, रंगभेद की नीति के लिए, अपार्थाइड के खिलाफ, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दक्षिण अफ्रीका अलग थलग पड़ गया था। इसी तरह जब इजराइल मुस्लिम देशों के बीच विवाद हुआ तब फुटबॉल की कई अलग अलग प्रतियोगिताओं में अरब के मुस्लिम देशों ने इजराइल पर बैन लगा दिया। खुद इजराइल ने भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मुद्दा बनाकर इन देशों के साथ खेलने से इनकार किया। फिलिस्तीन की टीम का भी अलग अलग मंचों पर विरोध हुआ। और अब रशिया को देख लीजिए, पिछले साल हुए पेरिस ओलंपिक्स में यूक्रेन युद्ध के कारण रशिया के खिलाड़ी अपने देश के नाम और झंडे के साथ नहीं खेल पाए थे, और इससे पहले भी चाइना ने कई सालों तक इसलिए ओलंपिक खेलों का विरोध किया क्योंकि चीन को असली चाइना की मान्यता नहीं मिली थी, और ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। हम बस इतना बताना चाहते हैं कि अगर बीसीसीआई के पास ये विकल्प था कि वो पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दे तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर बीसीसीआई ऐसा करता तो हमारे सारे खिलाड़ी इस बहिष्कार का पालन करते। लेकिन कड़वा सच यही है कि चाहे करगिल का युद्ध हो, 2001 का संसद हमला हो, 26/11 का मुंबई हमला हो, 2019 का पुलवामा हमला हो या 2025 का पहलगाम हमला, हमारा एक ही सुर रहता है कि हम तो खेलेंगे। हर आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ आईसीसी इवेंट, एशिया कप में मैच खेला है, और अब भी बीसीसीआई वही कर रहा है, यानी वही पुराना तरीका है। फरवरी 2019 के पुलवामा हमले के बाद से अगर अभी तक आप देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 10 बार मैचेस खेले जा चुके हैं, और वो भी ये जानते हुए कि पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद फैलाना बंद नहीं किया है। हर बार हमला होता है, हर बार हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच जाकर खेल लेते हैं और खेल को खेल ही रहने दिया जाए वाला सुर नाप लेते हैं। लेकिन आज हम कहना चाहते हैं कि बस अब इसे बंद कीजिए, क्योंकि अब देश की जनता भी ये मैच नहीं देखना चाहती है। और आप जो ये कहते हैं ना कि हम क्या करें, लोग कितने भी खिलाफ में बोल रहे हैं, मैच तो सारे देखेंगे, घर में बैठ के देखेंगे। अगर अब वो रेटिंग कम आ रही है, व्यूअरशिप कम आ रही है, अगर लोग टिकट कम खरीद रहे हैं तो इसमें एक संकेत है, उस संकेत को तो समझना पड़ेगा ना। वैसे खेल की एक अच्छी बात यह है कि इसमें आप झूठ बोलकर खुद को विजेता साबित नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के लिए, कल जब भारत ने पाकिस्तान की टीम को इस मैच में हराया तो यह हार पाकिस्तान की टीम को स्वीकार करनी पड़ी। पाकिस्तान के लोगों और पूर्व खिलाड़ियों ने अपनी टीम की काफी आलोचना की और यह भी कहा कि इससे बढ़िया तो भारत एशिया कप का बहिष्कार कर देता, यहां तक कहने लगे। हाँ, ये शख्स जिसका चेहरा आप इस वक्त देख रहे हैं वही खिलाड़ी जो जहर उगलता रहता है बीच बीच में। ये सारे के सारे खिलाड़ी जिन्होंने भारत के खिलाफ इतनी बयानबाजियां उस वक्त की थी। अरे इनको तो छोड़िए, दो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की, जिन्होंने ऐसे ऐसे पोस्ट डाले जिसमें
पाकिस्तानी फौजी भारतीय के मांग में सिंदूर डाल रहा है, ये सब कुछ उस दौरान क्या था। वो दोनों प्लेयर्स आज मैदान में थे कल जब भारत खेल रहा था, और पाकिस्तान की टीम खुद ब खुद इस हार से बच जाती। देखिए ये लोग जो अब वहां पर टीवी प्रोग्राम्स में बोल रहे हैं, वो सब यही बता रहे हैं कि अगर इससे अच्छा तो यही रहता कि इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया होता तो हम इतनी गंदी हार से बच जाते। लेकिन आपको याद होगा इसी साल जब 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और पाकिस्तान में आतंकियों के 9 अड्डे, 11 एयरबेस, 4 मिलिट्री बेस तबाह किए, तब पाकिस्तान ने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया था। इसीलिए कम से कम खेल इस मायने में सही है। युद्ध भूमि में मिली इस हार पर पाकिस्तान ने झूठ का सहारा लिया, अपने देश में जीता, मतलब जीत का झूठा जश्न मनाने लगे थे, अगर आपको याद हो। और पाकिस्तान के कई लोगों ने यह मान भी लिया कि वो इस युद्ध में जीत गए हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि उस हार पर पाकिस्तान ने झूठ का पर्दा डाल दिया था। लेकिन कल एशिया कप में मिली हार पर पाकिस्तान झूठ का पर्दा जो है उस पर नहीं डाल पाया, झूठा पर्दा, क्योंकि इस बार सब कुछ टीवी पर चल रहा था, मैच लोग देख रहे थे। इस हार पर लोगों को गुमराह करना मुश्किल है, इसीलिए अब पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी, पाकिस्तान के लोग, हर मतलब जिसको भी आप देखें, अब वो हार को साइड में रख चुके हैं और सुबह शाम सिर्फ इस बात की चर्चा करें कि भारत के खिलाड़ियों ने हाथ ना मिलाया, बहुत गलती कर दी। और अब सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि वो भारत के साथ अपना अगला मैच खेलने से मना कर सकता है अगर ये हाथ ना मिलाने वाला मुद्दा और तूल पकड़ता है। कैसे बताएं सबको देश में कितनी बुरी तरह से पिटे हैं, कितनी बुरी तरह से हारे हैं, इनकी टीम का क्या हाल कर दिया है भारतीय खिलाड़ियों ने। तो ऐसे में इनको सूट करता है कि इस मुद्दे पर वो चर्चा करें, लेकिन क्यों हाथ मिलाएं। आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि भारत ने तो पाकिस्तान के साथ ये मैच खेल लिया, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भी भारत के खिलाफ अपने साजिश के खेल को बंद नहीं किया है। ये खबर जरूर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में जिन 9 आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाया था, उनमें से पंजाब प्रांत के मुरीद के कैंप का लश्कर ने फिर से निर्माण शुरू करा दिया है। तो जो लोग इस क्रिकेट मैच के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, वो इस खेल को भी जरूर देखें जो पाकिस्तान इस वक्त खेल रहा है। 4 सितंबर तक इस कैंप के ध्वस्त हो चुके भवन का मलबा हटा दिया गया है और लश्कर-ए-तैयबा का चीफ ट्रेनर मौलाना अबू जार और कमांडर यूनुस शाह बुखारी की निगरानी में इस कैंप को फिर से बनाया जा रहा है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद इस कैंप को बनाने के लिए सरकार से पैसा दिलवा रहे हैं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग और आतंकवादी मारे गए थे, जिनके लिए पाकिस्तान की सरकार ने 1-1 करोड़ के हिसाब से मसूद अजहर को कुल 14 करोड़ रुपए दिए। और ये पैसा भी अब मसूद अजहर इस मुरीद के कैंप के पुनर्निर्माण पर ही खर्च कर रहा है। जितने 14 करोड़ उसको हर परिवार वाले के मरने पर मिले हैं, वो सब कुछ यहीं इस मुरीद के वाले आतंक के हेडक्वार्टर में खर्च हो रहा है। और सोचिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल। आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून को लेकर अपने फैसले में क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस कानून के सभी प्रावधानों को गलत नहीं मानता और इसीलिए इस कानून पर स्टे नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जिन 3 प्रावधानों में संविधान के उल्लंघन का मुद्दा बनता है, उन प्रावधानों पर अंतरिम रोक आज से लागू रहेगी। इनमें वो प्रावधान भी शामिल है जिस पर सरकार और विपक्ष के बीच सबसे ज्यादा टकराव हुआ था। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर चलकर कुछ समझाती हूं, क्योंकि कई इस मुद्दे पर अगर आपको याद हो, कई सारी डिबेट्स हमने की, बहुत सारी चर्चाएं हुई, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की गई। लेकिन इसमें क्या है, देखिए, वक्फ कानून का जो प्रावधान है, वक्फ में दान देने वाला कम से कम 5 साल से मुसलमान हो, इसी को लेकर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे थे। नए वक्फ कानून में यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति जो वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दान में दे रहा है, उसे इस्लाम धर्म को अपनाए कम से कम 5 साल पूरे हों। तो सवाल पूछा जा रहा था कि ये प्रूव कैसे करेगा, और यही विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियमों को अंतिम रूप देने तक ये शर्त मान्य नहीं होगी। जब तक नियमों को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता है, तब तक ये शर्त को नहीं माना जाएगा। अगला, केंद्र सरकार ने जब नए वक्फ कानून में इस धारा को जोड़ा था, तब उसने कहा था कि गैर मुसलमानों को वाकिफ बनाकर उनसे वक्फ के लिए संपत्ति दान में लेना सही नहीं है। और यह भी कहा गया था कि इस नए प्रावधान से ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी जिनके कारण गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाकर उनसे वक्फ के लिए संपत्ति दान में ली जाती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम नियम बनने तक इस शर्त को फिलहाल हटा दिया है। दूसरा क्या है, वो ये कि नए वक्फ कानून में यह धारा भी जोड़ी गई थी कि केंद्रीय जो वक्फ काउंसिल है, उसमें 2 गैर मुस्लिम महिलाओं को जगह मिलेगी।
और काउंसिल में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना आवश्यक नहीं होगा। तो ऐसे में जब आप पूरे बोर्ड को देखें तो उसमें जो गैर मुस्लिम है वो ज्यादा हो सकते थे। 2 गैर मुस्लिम महिलाएं हो गई, तो माफ कीजिएगा 2 मुस्लिम महिलाएं हो गई, और ये इधर जो सांसद है पूर्व जज है उनका मुस्लिम होना जरूरी नहीं था, अनिवार्य नहीं था। वक्फ काउंसिल में 2 मुस्लिम महिलाओं को जगह, तो यहां पर 2 गैर मुस्लिम और ये भी 2 गैर मुस्लिम, 4 लोग हो सकते थे। और एक मिलाकर ये दावा था विपक्ष का कि आप जानबूझकर कम कर रहे हैं जो मुस्लिम है इस बोर्ड में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय वक्फ काउंसिल के जो 2 सदस्य होते हैं, जूम इन करके दिखाइए एक बार, केंद्रीय वक्फ काउंसिल में जो 22 सदस्यों में से अधिकतम 4 गैर मुस्लिम हो, राज्य वक्फ बोर्ड के 11 में से अधिकतम 3 सदस्य ही गैर मुस्लिम हो। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने आज इस मामले में भी एक राहत दी है जो शिकायतकर्ता थे उनकी तरफ से। वक्फ काउंसिल का ढांचा कैसा होगा उसे आप इस ग्राफिक से समझ सकते हैं। आपको बताते हैं कि अब यह ढांचा कैसे होगा। देखिए, कुल अगर लोकसभा के सांसद 2 सांसद केंद्रीय मंत्री अध्यक्ष रहते हैं, राज्यसभा के 1 सांसद इधर है, तो केंद्र की नियुक्त जो 10 मुस्लिम सदस्य हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम संगठनों के 3 सदस्य यहां पर हो गए, वक्फ के मुतवल्लियों का 1 प्रतिनिधि होगा, राष्ट्रीय स्तर का वकील 1 होगा, मुस्लिम कानूनों के 3 जानकार होंगे, राष्ट्रीय स्तर के 4 विशेषज्ञ होंगे, और इधर राज्य वक्फ बोर्ड के 3 अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 जज, केंद्र सरकार का 1 अधिकारी। तो अब जो वक्फ काउंसिल है वो इस तरह का रहेगा जहां पर सेंटर पे आप केंद्रीय मंत्री। नए कानून में भी प्रावधान था कि अगर वक्फ की किसी संपत्ति को लेकर विवाद है तो जिले के कलेक्टर उस संपत्ति की जांच करके अपनी रिपोर्ट दायर कर सकते हैं, और अगर उन्हें इस सर पर सरकार का दावा सही मिलता है तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी इससे सही कर सकते थे। उस संपत्ति से वक्फ का दावा वापस लिया जा सकता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी अंतरिम रोक लगा दी और ये कहा है कि कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर फैसला देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि इन प्रावधानों पर रोक के बावजूद जो नया वक्फ कानून वो अब भी लागू रहेगा और इसके बाकी के प्रावधानों पर अदालत ने कोई भी रोक नहीं लगाई। जैसे वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अब भी जरूरी होगा, कोई भी व्यक्ति उसी जमीन को दान में दे पाएगा जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड होगी। तो ये सबसे बड़ी बात है, वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण जरूरी होगा और वही आप दे सकते हैं जमीन जो आपके नाम पर है, रजिस्टर्ड है। अगर किसी संपत्ति में महिलाओं, उनके बच्चों का भी हिस्सा है तो मुस्लिम पुरुष उस संपत्ति को वक्फ को दान में नहीं दे पाएंगे। अगर आपकी पत्नी या बच्चे भी उनमें हिस्सेदारी है तो आप उसको नहीं दान कर सकते। वक्फ बिना किसी दस्तावेज और सर्वे के किसी जमीन को अपना बताकर उस पर कब्जा नहीं कर सकता है। जैसे पहले था कि आप कोई जमीन होती थी आप उस पर क्लेम डाल सकते थे बिना पेपर्स के, लेकिन अब अगर दस्तावेज नहीं है, लोगों के पास वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिनों में रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील दायर करने का अधिकार होगा। कोई भी संपत्ति वक्फ की है या नहीं उसकी जांच के लिए भी कोर्ट का रुख किया जा सकता है और केंद्र और राज्य सरकारों के पास वक्फ के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार होगा जिससे किसी भी तरह की बेईमानी और भ्रष्टाचार को रोका जा सके। तो कुल मिलाकर वक्फ को लेकर ये बहुत सारे जो आज मामले सामने आए हैं कोर्ट के फैसले के बाद, कुछ मुद्दों पर तो आप कह सकते हैं कि सरकार के लिए अच्छा रहा, लेकिन कई विषयों पर सरकार ने जो प्रावधान थे उसमें बदलाव किए। आज कोर्ट ने हमारे देश में वक्फ की संपत्तियों को लेकर कई दशकों से विवाद रहा है और समझा यह गया है कि हर बार इस विवाद को धर्म के चश्मे से देखा जाता है, जबकि सच क्या है? सच ये है कि वक्फ की संपत्तियों के लिए भारत में जो व्यवस्था है उसमें कई खामियां रही जिनके खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही कई बार आवाज उठाई। ऐसी ऐसी शिकायतें रही हैं जिसमें जो शिकायत करता है वो भी मुस्लिम है, उसने वक्फ ट्राइब्यूनल के खिलाफ शिकायत की है। वक्फ ट्राइब्यूनल्स में वक्फ संपत्तियों को लेकर जो 40,951 मामले लंबित हैं उनमें से तो 9,942 मामले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दायर किए। कई मामलों में तो इस बात के भी सबूत मिले हैं कि वक्फ बोर्ड में अव्यवस्था के कारण वक्फ संपत्तियों का सही लाभ आम गरीब मुसलमानों को मिला ही नहीं है। वक्फ इसीलिए किया जाता है, जमीन इसीलिए वक्फ की जाती है कि उससे भला हो किसी, लेकिन वही नहीं हो रहा था। चंद लोगों के लिए ये दौलत और ऐशो आराम का जरिया बन गया था, कमाई का। साल 2009 में वक्फ के 4 लाख एकड़ जमीन थी जो 2014 में 6 लाख एकड़ हो गई और पिछले साल 2024 में वक्फ बोर्ड के पास देश की कुल 9,40,000 एकड़ जमीन थी। वक्फ को अल्लाह की संपत्ति माना गया है जिसका मकसद यह होता है कि दान में मिली इन संपत्तियों की मदद से आम जो गरीब मुसलमान हैं उनकी मदद की जाए।
लेकिन कई मामलों में वक्फ कानून अब तक इतना जटिल रहा कि वक्फ बोर्ड के संचालन में पारदर्शिता बहुत कम रही। इस व्यवस्था में सुधार के लिए अलग अलग मौकों पर आवाजें उठी, लेकिन अब यह मुद्दा आप देख रहे हैं कैसे आगे बढ़ रहा है। यहां आपको यह भी समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहीं भी यह नहीं कहा है कि यह कानून भारत के मुसलमानों की संपत्ति छीनने के लिए लाया गया है। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की वैधानिकता को बरकरार रखा और उसके जिन प्रावधानों पर आपत्ति थी उनमें से 3 पर अंतरिम रोक लगा दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको, जिसको एक लेजिस्लेचर्स के द्वारा, उस विधायिका के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में 14 घंटे डिस्कशंस के बाद और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 6 महीने इस पे काफी डिटेल डिस्कशन सभी दल के सांसदों के साथ और देश के स्टेक होल्डर्स के साथ हुआ था। तो इससे साफ है कि जो कानून पारित हुआ वो कानून वैध है। अब उसके कुछ प्रोविजंस पे जो स्टे किया है उस पे निश्चित तौर से सरकार उस पे विचार करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उसके आलेख में उस पर कार्रवाई करेगी। मेरी राय में, मेरी पार्टी की राय में यह है कि ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है, इससे जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है, एनडीए ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा और एंक्रोचर्स को रिवॉर्ड किया जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टीज में कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए जो भी जरूरी इक़दाम करना है वो सुप्रीम कोर्ट करे। और अब हम बात करेंगे दिल्ली में हुए उस हादसे की जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। एक भीषण सड़क हादसा जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी, डेप्यूटी सेक्रेटरी की मौत हो गई। कल धौलाकुआं और दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के बीच तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई और उनकी पत्नी संदीप कौर बुरी तरह से घायल हो गई। नवजोत सिंह और संदीप कौर मोटरसाइकिल पर सवार थे और वो बांग्ला साहिब गुरुद्वारे से घर लौट रहे थे। यह हादसा कल दोपहर करीब 3 बजे धौलाकुआं मेट्रो पिलर नंबर 67 के पास हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक नवजोत की बाइक को जिस बीएमडब्ल्यू कार ने टक्कर मारी वो तेज रफ्तार से चल रही थी और इस हादसे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें समझ में आता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। ये वीडियो एक राहगीर ने बनाया जो सड़क से उस वक्त गुजर रहा था। अपनी गाड़ी से ही ऐसा लगता है कि वीडियो बना रहे हैं। फिर एक और वीडियो किसी ने बनाई है, देखिए कार से ही गुजरता हुआ ये शख्स वीडियो बना रहा है। उसके बगल में बीएमडब्ल्यू कार पलटी हुई है। कुछ लोग कार में सवार लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ने पर नवजोत सिंह नजर आते हैं और जो बेहोश पड़े हैं और थोड़ी और दूरी पर उनकी पत्नी भी बेहोशी की हालत में नजर आती है। क्या आप जानते हैं इस हादसे में कितने लोग शामिल थे? हम आपको बताएंगे। हादसे के बाद बीएमडब्ल्यू कार पूरी तरह से पलटी हुई थी जैसा आपने देखा। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि कार और बाइक की टक्कर में कार कैसे पलट गई। तो ये समझाने के लिए हम इस हादसे का एक एआई वीडियो हमने बनवाया है। इससे आप समझ पाएंगे कि यह हादसा कैसे हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक बीएमडब्ल्यू कार काफी तेज रफ्तार से आ रही थी। उस वक्त सड़क पर कुछ ट्रैफिक भी था। रफ्तार की वजह से कार अनियंत्रित हो गई थी और सबसे पहले उसने मोटरसाइकिल सवार नवजोत और उनकी पत्नी को टक्कर मार दी। इसके बाद यह कार पास से गुजर रही एक डीटीसी बस से टकराई और फिर यह कार पलट गई। पहले उन्होंने बाइक सवार दोनों को मारा, उसके बाद से ये गाड़ी वहां रुकी नहीं, वो आगे बढ़ी और बस से टकराकर पलट गई। हादसे के वक्त बीएमडब्ल्यू कार एक महिला चला रही थी जिसका नाम है गगनप्रीत कौर। हादसे के वक्त गगनप्रीत कौर अपने पति के साथ थी और इन दोनों को भी चोटें आई हैं। इस वक्त मैं धौलाकुआं इलाके में मौजूद हूं और हमारे सामने ये जो पिलर नंबर 67 देख पा रहे हैं आप, यहीं पर नवजोत जब अपनी पत्नी संदीप कौर के साथ जा रहे थे बाइक से, तभी पीछे से बीएमडब्ल्यू कार ने तेज रफ्तार से, जो बीएमडब्ल्यू कार आ रही थी, उसने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद बीएमडब्ल्यू जो कार है वो एक बस से जा टकराई और बीएमडब्ल्यू कार के परखच्चे उड़ गए। जो कार में सवार गगनदीप
नाम की महिला जो गाड़ी चला रही थी, उसका पति, दोनों सवार थे, वो भी मामूली रूप से इंजर्ड होते हैं। उसके बाद वो दोनों नवजोत और जो उनकी पत्नी है उनको टैक्सी में बिठाते और लेकर कहाँ जाते हैं? साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 19 किलोमीटर दूर, जबकि जहां हादसा हुआ वहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर एम्स और सफदरजंग अस्पताल है। हमारे पास 2 से 3 पीसीआर कॉल आती हैं जिसमें ये मेंशन करा हुआ था कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। इमीडिएटली जो हमारी जो पुलिस पोस्ट है उसकी टीम थाने की और जो एक्स्ट्रा स्टाफ थे उनको भेजा गया ट्रैफिक क्लियर कराने के लिए। बट जब वहाँ पे जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक BMW कार और एक बाइक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ जाने के बाद जो भी सारा स्टाफ होता है वो इमीडिएटली एक्शन में आता है, उसको चेक करता है। जो भी हमारी क्राइम टीम और जो FSL की टीम्स हैं वो विजिट करती हैं। नियर बाय CCTV फुटेज को देखा जाता है। बाद में पता चला कि वो किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में GTB नगर में उन्होंने उनको एडमिट कराया, फर्स्ट एड दिया गया है। जब हॉस्पिटल वो लेके पहुंच गए थे तो हॉस्पिटल से हमारी इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई थी कि यहाँ पे एक कपल्स हैं, उनको एक्सीडेंट हुआ है, उनको लेके यहाँ पे आए हैं और जो अक्यूज हैं उनको भी इंजरी आया हुआ था, तो वो भी वहीं पे ही एडमिटेड रहे। उन्होंने ही सजेस्ट किया है कि नॉर्थ लेकर चलना है, साउथ वेस्ट नहीं। तो जाहिर सी बात है अगर वो इतने कॉन्शियस थे कि वो आप नॉर्थ लेकर गए तो फिर वो दिल्ली पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते थे। हाँ जी, हाँ जी। ये सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन का भी पार्ट है कि क्या आगे उन्होंने क्या किया, किस लिए करा, क्या रीजंस थे उसके, वो सारा का सारा हम इन्वेस्टिगेशन में एक बार चेक करेंगे कि क्या रीजंस रहे थे उस चीज़ के। एक आखिरी सवाल है मेरा कि एविडेंस मिटाने का और जानकारी छुपाने का भी सेक्शन लगा है इस मामले में? हाँ जी, हाँ जी, इसमें लगा ये वाला सेक्शन जो FIR है उसके अंदर। हादसे में नवजोत सिंह की मौत में कुछ पेच ऐसे हैं जिसने इस मामले को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। नवजोत सिंह की पत्नी का आरोप यह है कि हादसे के बाद उनके पति की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उनको बचाने के बजाय उनको मारने की साजिश की गई। साजिश का यह आरोप इसलिए लगाया गया क्योंकि नवजोत सिंह को हादसे के बाद पास के बड़े अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय करीब 20 किलोमीटर दूर के एक छोटे से हॉस्पिटल में ले जाया गया। आप ये देखिए कि हादसा धौला कुआं में हुआ और दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के बीच हुआ और यहां से नवजोत सिंह, उनकी पत्नी संदीप कौर और BMW कार चालक गगनप्रीत कौर को घायल हालात में करीब 20 किलोमीटर दूर GTB नगर में एक छोटा सा हॉस्पिटल है, न्यू लाइफ, मतलब तमाम बड़े बड़े अस्पताल, एम्स, सफदरजंग सब इधर मिल सकते थे, उन सब को छोड़कर न्यू लाइफ अस्पताल करीब 20 किलोमीटर की ये दूरी तय करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि हादसे के बाद पीड़ितों को पास के ही किसी अस्पताल में जल्दी से जल्दी भर्ती कराना चाहिए, लेकिन नवजोत सिंह को 1 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर घुमाया। पहले गाड़ी में टक्कर मारी, पहले बाइक में टक्कर मारी, उनकी ये हालत की और उसके बाद गाड़ी में लेकर घुमाते रहे। ये देखिए, ये वो हॉस्पिटल है। नवजोत के पास शायद इतना समय नहीं था, इसीलिए अस्पताल पहुंचने से पहले बताया जा रहा है कि अस्पताल जब वो पहुंचे उसके बाद से वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे नवजोत सिंह को इतनी दूर के खास अस्पताल में इसलिए ले जाया गया क्योंकि वो अस्पताल BMW कार सवार गगनप्रीत कौर के किसी रिश्तेदार का था। आरोपों के मुताबिक नवजोत की पत्नी संदीप कौर ने FIR में आरोप लगाया है कि हादसे के बाद वो बार बार पास के किसी अस्पताल में ले जाने की गुजारिश करती रही ताकि जल्दी से जल्दी इलाज मिल सके, लेकिन BMW कार से टक्कर मारने वाली गगनप्रीत कौर ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो जानबूझकर अपने रिश्तेदार के अस्पताल में ही जाने पर अड़ी रही। नवजोत सिंह के परिवार का आरोप है कि गगनप्रीत इस हादसे से जुड़े मेडिकल सबूतों को छिपाना या तोड़ना मरोड़ना चाहती थी। गगनप्रीत कौर के इस रवैये की वजह से ही कीमती समय गंवा दिया गया और नवजोत की जान चली गई। ये बात सच में हैरान करती है कि हादसे के बाद इलाज के लिए 20 किलोमीटर दूर के एक हॉस्पिटल, छोटे से हॉस्पिटल में क्यों चुना, क्योंकि घटनास्थल के 10 किलोमीटर के दायरे में 15 से ज्यादा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। ये तमाम देखिए, 9 किलोमीटर की दूरी पर एम्स, सफदरजंग दोनों, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर आर्मी हॉस्पिटल, 4 किलोमीटर की दूरी पर चरकपालिका, और अगर ऐसा कोई भी इमरजेंसी वहां पर आता है तो फौरन इलाज किया जाता है। इतने बड़े हॉस्पिटल्स थे आसपास, लेकिन इसके बावजूद नवजीत सिंह को गंभीर हालत में 20 किलोमीटर ले जाया गया। इस संदिग्ध बन रहा है मामला। गगनप्रीत कौर पर संदेह केवल विशेष अस्पताल को चुनने पर नहीं है, बल्कि संदेह इस पर भी है कि हादसे के बाद घायलों को ले जाने के लिए उन्होंने एम्बुलेंस नहीं बुलाई, बल्कि एक डिलीवरी वैन के जरिए नवजोत को ले जाया गया। आप सोचिए, ये उसी डिलीवरी वैन की तस्वीरें हैं जिसमें घायलों को 20 किलोमीटर दूर ले जाया गया।
इसमें खून के निशान भी हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये बताना है कि गंभीर रूप से घायल नवजोत सिंह को कैसी स्थिति में सड़कों पर घुमाया गया, बजाय इसके कि एम्बुलेंस बुलाई जाती या पास के अस्पताल में ले जाया जाता। घायलों को जिस डिलीवरी वैन से न्यू लाइफ हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके ड्राइवर ने पुलिस को कई अहम जानकारी दी। ड्राइवर के मुताबिक नवजोत की पत्नी पास के अस्पताल में भर्ती करने के लिए कह रही थी, लेकिन गगनप्रीत आजादपुर की तरफ चलने के लिए कहती रही। यही नहीं, वो किसी से फोन पर बात कर रही थी और उससे कह रही थी कि सब रेडी करो, एक्सीडेंट हुआ है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि न्यू लाइफ अस्पताल में ले जाने का मकसद मामले को दबाना था। नवजोत के बेटे का आरोप है कि जब वो अस्पताल पहुंचे तो उन्हें यह नहीं बताया गया कि टक्कर मारने वाली गगनप्रीत का भी उसी अस्पताल में इलाज चल रहा था, और उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल के लोग हादसे से जुड़े मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे ताकि केस को कमजोर किया जा सके। जब वो लेके जाया जा रहा था उनको हॉस्पिटल, मेरी मम्मी को बीच में होश आया था तो उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा कि वो पैसेंजर सीट में बैठी हुई है एंड वो इको या ओमनी टाइप की गाड़ी थी, बाहर उसके पोर्टर लिखा हुआ था, ये सिक्योरिटी गार्ड ने बताया हमको। एंड मेरे पापा पीछे जो डिलीवरी वाला एरिया होता है वहाँ लेटे हुए थे, वो भी अनकॉन्शियस थे। मम्मी ने बोला उसको कि हमको ये हॉस्पिटल में ले जाओ, ये अच्छा वो पता है मम्मी को, बट वो फिर भी उधर ही ले गए। एक छोटे से हॉस्पिटल में, एक कमरे का हॉस्पिटल, आप उसको आईसीयू कहते हैं? आप जाके देखिए जिस हॉस्पिटल में वो लेके गई हैं, अपने आप को बचाने के लिए वहाँ गई हैं, वो एक छोटे से कमरे में वो आईसीयू था, वो दैट वाजंट एन आईसीयू एट ऑल। यहाँ कहीं पास में लेके जाती तो आज उसकी जान उसकी बचती, उसके वो श्वास उसके वापस आते हैं। जिस तरह से उसने किया है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। शी शुड बी पनिश्ड। वो जो मेरा हीरा जैसा बच्चा, मेरा बच्चा चला गया। जो BMW में थे उन लोगों ने बोला होगा ना अस्पताल ले जाने के लिए, आप खुद ही लेके गए? नहीं, बोला तो उन्हीं लोगों ने था अस्पताल ले जाने के लिए। एक पर्सन थे मेरे साथ, वो लेके गए थे साथ में। पुलिस ने इस मामले में BMW कार चालक गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया है। गगनप्रीत को उसी अस्पताल से गिरफ्तार किया गया जहां जाने की जिद की वजह से नवजोत नहीं बच पाए। गगनप्रीत ने पुलिस को बताया है कि उसने न्यू लाइफ अस्पताल को इसलिए चुना क्योंकि उसने कोविड के दौरान अपनी बेटी का इलाज भी इसी अस्पताल में करवाया था, जबकि जानकारी ये मिल रही है कि अस्पताल गगनप्रीत के किसी रिश्तेदार का है। उसे लगा कि जो वहां पर मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट्स बनेंगे जिनके आधार पर फिर रोड एक्सीडेंट में कार्रवाई पुलिस आगे करेगी, उन सब में उनको वहां पर मदद मिल जाएगी। इसके अलावा गगनप्रीत ने बताया कि हादसे के वक्त कार में उनके पति, बेटा, बेटी, बच्चों की केयर टेकर सब मौजूद थी और उन्हें भी चोट आई है। आप सोचिए कार में कितने लोग थे, क्योंकि आप वो वीडियो देख रहे होंगे जब कार पलटी हुई है, सबको पीछे से निकाला जा रहा है। पुलिस इस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। पुलिस ने गगनप्रीत पर भारतीय न्याय संहिता के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाना, गैर इरादतन हत्या, सबूतों को गायब करना, अपराधी को बचाने के लिए गलत जानकारी देने से संबंधित धाराएं लगाई हैं। हमारे देश में टू व्हीलर चलाना बहुत खतरनाक हो गया है। साल 2022 में सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि रोड एक्सीडेंट में मारे जाने वालों में 44.5%, 44.5% लोग टू व्हीलर्स चलाने वाले लोग थे। और आखिर में आज की एक और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा से जुड़े मामलों में क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई थी, जिसने अपनी जांच में वंतारा पर लगाए गए आरोपों को सही नहीं माना। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज के फैसले में कहा है कि वंतारा में लाए गए जानवरों की खरीद नियमों के दायरे में हुई। अदालत ने यह भी कहा है कि अब इस मामले को बार बार उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जांच रिपोर्ट पर भरोसा करेगी। 3000 एकड़ में फैला 2000 से ज्यादा प्रजातियों और 1.5 लाख से ज्यादा बचाए गए और लुप्त होते जानवरों का घर है वंतारा, एक ऐसा वन जो पशु बचाव, देखभाल और पुनर्वास केंद्र है। गुजरात के जामनगर जिले में बना वंतारा उस वक्त विवादों में आया जब कोल्हापुर के मठ की एक हथनी यहां शिफ्ट होती है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा को क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जामनगर स्थित वंतारा
वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में जानवरों की खरीद बिक्री नियमों के दायरे में हुई है। कोर्ट ने कहा कि विशेष जांच दल यानी SIT की रिपोर्ट में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस PB वराले की बेंच ने कहा कि अब इस मामले को बार बार उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्वतंत्र समिति ने जांच की है और हम उसी पर भरोसा करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त को 2 PIL पर सुनवाई करते हुए SIT बनाने का आदेश दिया था। जुलाई में कोल्हापुर के जैन मठ से हाथी माधुरी को वनतारा में ले जाने के विवाद के बाद ये याचिका दायर की गई थी। वनतारा की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हाथी प्रक्रिया के तहत लिया गया है और उसकी देखभाल की जा रही है तो इसमें आपत्ति की कोई वजह नहीं है। मंदिरों में भी हाथी रखे जाते हैं, जुलूस और दशहरा जैसे आयोजनों में इनका इस्तेमाल होता है। 4 सदस्यीय SIT ने 12 सितंबर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। पिछले साल दिसंबर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने हथिनी के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उसे गुजरात के वनतारा पशु अभयारण्य में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, जिसे 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। माधुरी को वनतारा शिफ्ट किए जाने पर कोल्हापुर में जुलाई के आखिरी हफ्ते में विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने उसको वापस लाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया, धार्मिक परंपराओं और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने SIT की जांच के आधार पर मिली रिपोर्ट को देखते हुए वनतारा को क्लीन चिट दी। वनतारा में जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। यहाँ एशिया का पहला वन्य जीव अस्पताल है जो जानवरों के लिए MRI और CT स्कैन तक से लैस है। साथ ही बचाए गए वन्य जीवों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा क्वारंटाइन केंद्र भी है। दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की पहल पर वनतारा को बनाया गया है। वनतारा संकट में फंसे जानवरों का घर है। किंगडम ऑफ लॉयड, किंगडम ऑफ रेप्टाइल्स, किंगडम ऑफ सील, चीता ब्रीडिंग सेंटर जैसे कई सेंटर्स में यहाँ जानवरों को रखा गया है। हाथियों के लिए करीब 1000 एकड़ में बनाई गई गज नगरी सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। यहाँ 240 से अधिक बचाए गए या बीमार हाथियों को रखा गया है। उपेक्षा और दुर्व्यवहार सहने वाले इन हाथियों को वनतारा में वर्ल्ड क्लास पशु चिकित्सा, उपचार और देखभाल मिलती है। वनतारा में हाथियों का दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल भी है। यहाँ हाथियों के लिए तालाब और जकूजी जैसी सुविधाएं भी हैं। लेकिन वनतारा पर जो आरोप लगे वो अब धुल चुके हैं। आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और गजब फितरत है लोगों की, अक्सर महफिल में सलाम करते हैं और अकेले में बदनाम करते हैं। नमस्कार।